हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल का बुक है उसको शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा महत्व है अभी किसी भी एग्ज़ाम में। ये बुक आपका एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश कुमार बर्नवाल का, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग पॉलिटी से शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम पॉलिटी का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारत का संवैधानिक विकास। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। पूछ रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और घोषणा भी की गई थी 1773 में, लेकिन कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। यानी भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये आपका कौन सा अधिनियम था, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा भारत के शासन में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम में दिया गया। यानी बजट पे बहस करने की शक्ति कब दिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892। वहीं अगर आपको पूछेगा कि मतदान करने का अधिकार कब दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मतदान करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। द्विसदनीय जैसे कि अभी वर्तमान में हमारा जो सदन है वो भी द्विसदनीय है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार उस समय कौन से अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। अगर केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय की बात करेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश, अभी पता होगा आप लोगों की राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है जो उन्हें आर्टिकल कितना देता है, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान के अधिकतर जो प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान, यानी संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 को। यहाँ से 250 से अधिक प्रावधान जो है यहीं से लिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। जो पहला एक्ट जो लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, 1773 में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद द्वारा नियंत्रण में लाने के लिए पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था, 1773 में। मेनली जो ब्रिटेन से कानून बन के आता था वो 20 साल के अंतर आता था, लेकिन बीच बीच में कुछ कारण की वजह से बीच बीच में कानून बन के आए। देख सकते हैं 1773 के बाद 1793, फिर 20 साल के बाद 1813, 20 साल के बाद 1833, इस प्रकार से कानून बन के आते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश ताज या क्राउन के शासन की स्थापना हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इस प्रकार से बहुत सारे अधिनियम पारित हुए हैं और जो अंतिम अधिनियम था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, जिसके बाद भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी इसी के तहत मिली है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो था ये भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन कब किस पर आधारित है, भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है,
निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिस मिशन के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? भारतीय संविधान सभा जिन्होंने भारत के लिए संविधान बनाया उसका गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत उसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। आगे देखते हैं हम लोग, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो ये जो निर्वाचन था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? आपको पता होगा कि संविधान सभा जो थी उसमें कुछ निर्वाचित सदस्य थे, कुछ मनोनीत भी थे। तो जो निर्वाचन हुआ था वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। ध्यान रहे कि उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग मिला था उसके बारे में दिया गया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था इनको, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। इस प्रकार से रक्षा विभाग, लियाकत अली को वित्त विभाग और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग इनको मिला था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है हमारा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। देख सकते हैं कि भारत संविधान का जो पहला प्रारूप था, प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे हम देखते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें जो अध्यक्षता किए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उनमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था ये आपका 13 दिसंबर 1946 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को। देख सकते हैं नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। यानी प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकारा गया कब? 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना सॉरी। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल अधिवेशन अगर पूछेगा तो 11 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? समय पूछेगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको कब अपनाया? उसको अपनाया था 22 जुलाई 1947। देख सकते हैं अगर संविधान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, वहीं नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकारा गया था? 22 जनवरी 1947। यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी 1947, तो कन्फ्यूज नहीं करना है दोनों में। आगे देखते हैं हम लोग, देख सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक, अभी चर्चा कर लेते हैं हम लोग की प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये किससे अध्यक्ष थे? अस्थायी। वहीं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और उनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर को। आगे देख सकते हैं भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? देखिए भारत का संविधान जो हमारा स्वीकार किया गया या बन के तैयार हो गया, जैसे भी पूछे तो कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। और वहीं पूर्णतः कब लागू हुआ? पूर्णतः लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान जो थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। जैसे नागरिकता संबंधित प्रावधान जो थे वो 1949 में ही लागू कर दिए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और बनकर कब तैयार हो गया? संविधान हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन संविधान को अंगीकृत यानी अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। आगे है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का निर्माण जो हुआ था अनेक समितियों के द्वारा, तो अलग अलग समिति के अध्यक्ष अलग अलग थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला है संघ शक्ति समिति, कौन हो जाएगा आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ लगा के कुछ भी पूछे, उसका आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तब उस स्थिति में आप जवाहरलाल नेहरू मार सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्रांतीय संविधान समिति आपका कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबको पता है, प्रारूप समिति का आपका क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, यानी एक भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। आगे देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। आगे देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य और टोटल अगर पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? 7 सदस्य, क्योंकि एक भीमराव अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर के अलावा पूछेंगे तो 6 अन्य सदस्य जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, बी एल मित्रा के स्थान पर बाद में एन माधवराव आए थे, तो ये दोनों आपको याद रखना है। सरलादि कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। डीपी खेतान के बाद में टीटी कृष्णामाचारी आए थे, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कब किया गया? 29 अगस्त 1947। आगे देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था भारत का विभाजन से पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंट जो बंगाल था उधर पूर्वी बंगाल वो चल गया आपका पूर्वी पाकिस्तान में, जिसके कारण उनको फिर बम्बे प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन बम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ। तो आप इसको इस तरह से रखेंगे कि पहले कहाँ से थे? बंगाल से, लेकिन विभाजन के बाद कहाँ से? बम्बई से। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, यानी संविधान में कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया रूस के संविधान से, तो क्या हो जाएगा? रूस के संविधान से। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और वही पूछेगा कि आयरलैंड ने डीपीएसपी कहाँ से लिया है? स्पेन से। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? आपका फ्रांस से। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन
की संकल्पना किस देश से लिया गया था? इसका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। यानी संविधान में किस प्रकार से संशोधन होगा उसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 20 में है, भाग 20 में, और अनुच्छेद 368 में, इस अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। और कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से संबंधित है और जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से? कनाडा से। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आपका जापान से। वहीं विधि का शासन और एक है विधि के समक्ष समानता। अगर विधि का शासन पूछे तो अमेरिका और विधि के समक्ष समानता पूछे तो ब्रिटेन। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस में। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की चर्चा नहीं है? उसमें एक आपका दे देता है धार्मिक न्याय। तो क्या हो जाएगा? धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। सामाजिक न्याय की चर्चा है, आर्थिक न्याय की चर्चा है और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। यानी भारत की जो संसदीय व्यवस्था है मूलतः ब्रिटेन पर ही आधारित है। तो संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान के प्रावधानों से लिया गया? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। देख सकते हैं चार्ट बना के दे दिया गया कि कौन सा देश से क्या लिया गया है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये अमेरिका से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद एवं यथोचित विधि प्रक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। आगे देख सकते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। कनाडा से देख सकते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्यों द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषता। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है? कनाडा से। आगे देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रदान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का विचार अगर पूछे तो कहाँ से हो जाएगा? प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। आगे देखते हैं हम लोग। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समता, समानता एवं बंधुत्व। इन तीनों शब्द की चर्चा हमारे प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में है। रूस से देखते हैं मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव। जिससे आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। वहीं आपातकाल के दौरान मूल अधिकार
का स्थगन करते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं, यानी आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव जो है वो मूलतः कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। जापान का क्या हो जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग, ये दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है भारतीय संविधान के भाग। इसमें मूलतः कुछ है नहीं, इसमें दिया गया कि इस भाग में क्या है। जैसे देख सकते हैं संविधान में अभी वर्तमान में जो मूल संविधान में 22 भाग हैं, अभी टोटल मिला के 25 भाग हैं वर्तमान में संविधान में। तो मूलतः 22 भाग ही हैं, जैसे कि कुछ भाग ऐसे हैं जैसे कि 9 का को, इस तरह लेकर टोटल कितना भाग है? 25। तो उन सभी भाग को इनमें दे दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मूल अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशकता यानी DPSP 36 से 51, मूल कर्तव्य देख सकते हैं 4 का को का है बाद में जोड़ा गया है। 51 का को में क्या है? मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। इसमें जो भी आपका क या ABCD लगा के दिख रहा है वो सारे बाद में जुटे हुए हैं। आगे देख सकते हैं हम भाग 5 में क्या है? संघ 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में क्या है? राज्य क्या है? 152 से 237। भाग 7 को अभी खत्म कर दिया गया है। इसमें क्या था? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्सित हमने होता है कि समाप्त कर देना। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। आगे देखते हैं हम लोग भाग 9 में क्या है आपका? 9 में है आपका पंचायत। भाग 9 का क में है नगरपालिका, 9 का ख में है आपका सहकारी समितियाँ। 10 में है आपका अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध। 12 में है वित्त संपत्ति और संविदा। 13 में है भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं संगम। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जैसे कि UPSC ये सब है जो भाग 14 में है। 14 का क में आपका अधिकरण। 15 में है आपका निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। आगे देखते हैं 17 में आपका राजभाषा। 17 में का है राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्णन। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। और 22 में आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निस्सरण। इस प्रकार आपका संविधान में 22 भाग हैं। और अगर इस आपको गिने कि 4 का को देख सकते हैं, एक यहाँ पे आपका 4 का को, 9 का को, 9 का खो, इस तरह से गिनिएगा तो टोटल 25 भाग है। तो ये भाग आप जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये आपका जो अनुच्छेद की कौन सा भाग में कितना अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये रटने की चीज़ नहीं है, जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में तो होता है कि जो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था वो हमारा मूल संविधान है। संविधान में पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 368 भाग 20 में उनमें संशोधन की प्रक्रिया है, यानी संविधान में समय समय पर संशोधन हुए हैं। तो मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितने? 12। 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में? तो नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है, यानी प्रथम अनुसूची में ही इसकी चर्चा है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। प्रथम अनुसूची में क्या है कि राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारत का जो 9वां अनुसूची है, जिसकी 8 अनुसूची मूल संविधान में था, तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था इसको 1951 में। और इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून को रखा गया था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है जो कि अनुसूचित क्षेत्र, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के शासन, प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा है। अनुसूची 5 में इसकी चर्चा है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में?
तो शुल्क और कर का किस में 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बांटा गया संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची का विवरण आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया। यानी भूमि सुधार अभी बात कर रहे थे हम लोग 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार किसमें, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल अधिनियम विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। कब देख सकते हैं, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और कब शामिल किया गया, 1985 में। और किसके समय ये शामिल किया गया था, आपका राजीव गांधी के समय। और अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल अधिनियम। आगे देखते हैं हम लोग, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो अनुसूची 8 है इसमें भाषाओं की चर्चा, और इसमें टोटल 22 भाषा है, लेकिन इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, जबकि भारत में बोली जाने वाली भाषा ये है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देख सकते हैं हर अनुसूची में दिया हुआ है कि इस अनुसूची में क्या है। तो एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के नाम एवं उसकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में है कि इसमें देख सकते हैं, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि के वेतन, भत्ता और पेंशन। मेनली आपको याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ता और पेंशन। ठीक उसी प्रकार तीसरी अनुसूची में आपको रखना है शपथ और प्रतिज्ञानों की चर्चा। किसकी चर्चा है, शपथ और प्रतिज्ञानों की चर्चा है। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में किस राज्य को कौन कितना सीट मिलेगा, उसकी चर्चा किसमें, चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन, जुड़े प्रावधान। आगे देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट है छठा अनुसूची। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, वहीं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन अगर किसी कानून को लेकर दोनों में मतभेद हो गया तो फिर जो संघ का कानून है वही मान्य होगा। आगे देखते हैं हम लोग, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है, सैद्धांतिक मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची में देख सकते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये भूमि सुधार संबंधित जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, जिन्हें न्यायिक पुनर्लिखन से बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया। यानी इसमें संबंधित जो कानून है, नियम है, उसको उस न्यायिक पुनर्लिखन के दायरे से बाहर है, यानी न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसको कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। किसके समय, राजीव गांधी के समय। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और नगर पालिका को जोड़ा गया कब, 74वां संविधान संशोधन द्वारा। यानी 11वीं सूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंचायतों को काम करने के लिए मूलतः 29 विषय दिए गए हैं, और नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है हमारा संविधान की विशेषताएं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहला है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया। तो हमारा पहला ही अनुच्छेद है, उसमें कहा गया कि इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ है। इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इंडिया तथा भारत की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, संसाधनात्मक शासन प्रणाली, जो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। देख सकते हैं आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है जो न्यायालय को, लेकिन भारत में ऐसा है। और भारत में न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया है? अमेरिका से। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान के साथ परिसंघीय है, इसका निर्धारण कैसे होता है? कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण कहाँ देखने को मिलता है? 7वीं अनुसूची में, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के मूल तत्व क्या है? संविधान के मूल तत्व समता है, समानता है, बंधुता है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। आगे देखते हैं हम लोग, नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे देखते हैं हम लोग, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल अनुच्छेद में कितनी अनुच्छेद थी? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थी? 395 अनुच्छेद थी। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किस अधिवेशन में जनगण मन गाया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। और राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का संविधान क्या है? बहुत सबसे आपको पता होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है और काफ़ी जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को कई और नामों से जाना जाता है, इसे उधारों का संविधान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है केसी व्हीयर का। भारत का संविधान के अमल ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है, ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। देख सकते हैं दिया हुआ है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? ये आपका केसी व्हीयर ने कहा था, केसी व्हीयर ने। भारतीय संविधान के विरोध होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत में संघ और राज्य, जो भी हमारा संघ है, जिसके भारत एक संघ है तथा राज्य भी इनमें है, तो सबके लिए क्या है? एक ही संविधान है। आगे देखते हैं हम लोग, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका? यह कथन आपका आइवर जेनिंग्स का। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसमें क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका? भीमराव अम्बेडकर का। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका? यह कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ये क्वेश्चन आपका है कि किसने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये कथन आपका महात्मा गांधी जी का था, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें प्रिंट में मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? सहकारी संघवाद कहा था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे देखते हैं हम लोग, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। आगे देखते हैं हम लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी वयस्क मताधिकार को? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जानकारी दी गई, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कितनी तिल्लियाँ? तो 24 तिल्लियाँ। कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ। ये आपका हमारा
एक और यहाँ पे छोटा बहुत दिया हुआ है, SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो कौन सा वाद में कहा है कि परिसंघात्मक संघात है? SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद। आगे हमारा टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया, तो उसी के बारे में दिया गया कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत थोड़ा सा इसमें प्रिंट में मिस है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले समवर्ती सूची में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। देख सकते हैं कि संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। तो पूछा जाता है कि कौन सा विषय किस सूची में है। शिक्षा की सूची का विषय, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राय सूची का विषय था, लेकिन 42वां सिद्धांत 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा जो था प्रारंभ में राय सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग, भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राय सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस भी राय सूची के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं हम लोग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। आगे देखते हैं हम लोग, कृषि, भारतीय संविधान, कृषि राय सूची का विषय है। कृषि किससे संबंधित है? राय सूची का। पंचायती राज भी आपका किससे संबंधित है? राय सूची से। आगे देखते हैं हम लोग, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल, यानी दंड प्रक्रिया किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। आगे देखते हैं हम लोग, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना जिससे संबंधित, किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। किसमें समर्थित है? समवर्ती सूची से। आगे हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे तीनों सूची दिया हुआ है और किस सूची में क्या है ये आपका इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो मेन है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसकी युद्ध और शांति संघ सूची का विषय, विदेश मामले संघ, नागरिकता संघ सूची का विषय। आगे देखते हैं हम लोग, बीमा पूछा जाता है कि किस, बीमा हो गया, शेयर बाजार हो गया, रेलवे भी संघ सूची का विषय, लेकिन रेलवे पुलिस किसका है? राय सूची का विषय। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जनगणना। जनगणना पूछा जाता है, डाकघर बचत भी पूछा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज भी पूछा जाता है। ये क्या है? संघ सूची का। अब हम लोग राय सूची का देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं राय सूची में लोक स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, रेलवे पुलिस भी राय सूची का विशेष और ग्रामीण पुलिस जो है वो भी, भूमि, स्थानीय स्वशासन, ये सभी आपका राय सूची का विषय है। आगे देख सकते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट है आपका, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि एवं आयकर, शराब, भू राजस्व पर या लगान, ये सारी चीज़ें आपका राय सूची। वहीं समवर्ती सूची में देख लेते हैं हम लोग, समवर्ती सूची में इम्पोर्टेंट है शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, बाट और माप, जन्म मरण पंजीकरण, ये सारी आपका क्या है? समवर्ती सूची का। और ये देख सकते हैं कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राय सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा है प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना। तो हम लोग अब शुरू करते हैं प्रस्तावना को। ये देख सकते हैं प्रस्तावना यहाँ पे दिया हुआ है। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका संविधान का प्रस्तावना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछा गया कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वह शुरू होता है, तो वह शुरू किससे होता है? हम भारत के लोग से। आगे देख सकते हैं कि भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, ये सारी टर्म जो है, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्रम भी पूछा जाता है, इसके लिए एक ट्रिक है SSPLG। एस से संप्रभु संबंध, एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतांत्रिक और जी से गणराज्य। इसका बहुत बार क्रम पूछा गया कि इसको क्रम से लगाएं, तो इसको आप याद रख सकते हैं संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो सबसे अच्छा होगा कि आप प्रस्तावना को आदि कर लें। सबसे अच्छा है कि इसका प्रिंट निकाल के आप जहाँ पढ़ते हैं या फिर जहाँ सोते हैं उस पर चिपका के रखें। आगे देखते हैं, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। सीधे तौर पर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो न्याय 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। आगे देखते हैं, देख सकते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। और एक और टर्म है इसमें आपका, देख सकते हैं, पूछा जाता है कि संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? इस संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और एक और है कि एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो पूछा जाता है कि कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो ये तीनों शब्द को याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। आगे हम लोग देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, पहला चैप्टर में लोग पढ़े थे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू को, जिसको स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ये आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है? पंथ निरपेक्ष है ना, तो ये प्रस्तावना क्या हो जाएगा आपका? इसका संविधान की प्रस्तावना। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ऐसा कहा गया था आपका केशवानंद भारती केस में। पहले ऐसा था कि माना जाता था कि प्रस्तावना में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, और जो अनुच्छेद 368 संसद को अधिकार देता है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में। आगे देखते हैं हम लोग, उद्देशिका को लेकर के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री यानी राजनीतिक कुंडली ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव। आगे है N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, उसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसको भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। देख सकते हैं, संविधान की आत्मा, उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। और वही है कि सेम है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने किया था? सर अर्नेस्ट बार्कर। दोनों को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग,
आगे हमारा कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द, थोड़ा सा यहाँ प्रिंट में गड़बड़ है। पूछा हुआ है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि भारत धर्म पंथ निरपेक्ष यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। आगे है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित थे। तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुआ था उसी से संबंधित वहीं से लिया गया है मूलतः। आगे देखते हैं हम लोग, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। यह SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। आगे देखते हैं हम लोग, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानना यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत कहलाता है का सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से होती है, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक से। आगे देख सकते हैं, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति तत्व में है। लोक कल्याण की चर्चा कहाँ पे किया गया है, DPSP में, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका में संशोधन किया गया, एक बार किया गया अभी तक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसका विस्तार कहाँ है। जो प्रस्तावना में जो जिन आदर्श जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वच्छता की बात की गई है उसकी चर्चा मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता यानी भारत ऐसा देश है, संप्रभु देश यानी भारत के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत आंतरिक और विदेशी जो मामले हैं उसमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आगे देखते हैं हम लोग, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये आपका जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वां संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय हुआ और इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द, प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये जो था मूल संविधान की प्रस्तावना था उसमें ये तीनों शब्द नहीं था। ये 42वां संविधान 1976 के तहत जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं हम लोग, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी वही हम लोग पढ़ रहे थे KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में, बेरोबारी बनाम संघ मामले में 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर का। आगे हमारा टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।